तो आज इन दस्तावेजों के जरिए हमारी खोजबीन का मकसद ये समझना है कि ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर बनी कैसे, भारत में उन्होंने कहाँ-कहाँ अपने पैर जमाए और सबसे जरूरी सवाल कि इतनी ताकतवर शुरुआत के बाद आखिर उनका असर कम क्यों हो गया। सही। तो चलिए इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कहानी क्या कहती है। जरूर। सबसे पहले ये समझते हैं कि डच आए क्यों और कैसे। जैसा कि हमने कहा, पुर्तगालियों का दबदबा समंदर में कम हो रहा था। दस्तावेज बताते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर डच भारत की तरफ निकले। हाँ, ये पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। इसमें एक नाम आता है कॉर्नेलिस डी हाउटमैन का। बताया गया है कि ये पहला डच नागरिक था जो 1596 में यूरोप से चलकर सुमात्रा और बटाविया, जिसे बाटम भी कहते हैं, मतलब आज के इंडोनेशिया के पास, वहां तक पहुंच गया था। ये दिखाता है कि पूरब के साथ सीधे व्यापार करने की कितनी बेचैनी थी उनमें। हाँ, बिल्कुल। हाउटमैन का ये सफर एक तरह से रास्ता खोलने जैसा था, और फिर जो हुआ वो बहुत बड़ा कदम था। 1602 में नीदरलैंड्स की सरकार, जिसे स्टेटन जनरल या डच संसद कहते हैं, उसने एक खास आदेश, एक चार्टर जारी किया। अच्छा। और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि देश की संसद सीधे तौर पर एक व्यापारिक कंपनी बनाने में लगी थी। इससे पता चलता है कि ये उनके लिए कितना बड़ा, मतलब एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट जैसा था। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट। इस चार्टर के जरिए उन्होंने उस वक्त मौजूद कई छोटी बड़ी डच व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर एक बहुत बड़ी ताकतवर कंपनी खड़ी कर दी। नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स, जिसे हम डच में वेरेनेग्ड ओस्टिंडिशे कंपनी या आसान भाषा में वीओसी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये सारी छोटी कंपनियां मिलकर एक महाकंपनी बन गईं, लेकिन सिर्फ व्यापार के लिए, या कुछ और भी था इसमें? यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि डच सरकार ने वीओसी को सिर्फ व्यापार का अधिकार नहीं दिया, उन्हें 21 सालों के लिए पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार तो मिला ही। हाँ। साथ में उन्हें युद्ध छेड़ने, दूसरे देशों या राजाओं के साथ संधियां करने, अरे बाप रे, जमीन पर कब्जा करने और किले बनाने तक के अधिकार दे दिए गए। सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी को इतनी ताकत। कमाल है। ये तो पूरब में एक समानांतर सरकार चलाने जैसा था, यूं कहिए। मतलब पैसा कमाने के साथ साथ यूं कहिए राज करने का भी लाइसेंस मिल गया एक तरह से। इसे चलाने के लिए भी तो कोई इंतजाम किया होगा। बिल्कुल। इसके लिए 17 डायरेक्टरों का एक बोर्ड बनाया गया, जिसे हेरन 17 कहते थे। यही बोर्ड सारे बड़े फैसले लेता था, कहाँ फैक्ट्री खोलनी है, किससे लड़ना है, किससे संधि करनी है। तो ढांचा काफी मजबूत बनाया गया था शुरू से ही। तो इतनी शक्तियों और संगठित ढांचे के साथ उन्होंने जाहिर है तेजी से काम शुरू किया होगा। स्रोत बताते हैं कि भारत में उनका पहला बड़ा कदम क्या था? हाँ, उन्होंने देर नहीं लगाई। दस्तावेजों के अनुसार भारत में उनकी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खुली। ये आज के आंध्र प्रदेश के तट पर है और उस जमाने में गोलकोंडा सल्तनत का एक अहम बंदरगाह था, खासकर कपड़ा व्यापार के लिए। और आते ही उनका सामना हुआ होगा पुर्तगालियों से, जो पहले से वहां जमे हुए थे। बिल्कुल। पुर्तगाली उनके सबसे बड़े दुश्मन थे शुरुआत में। डचों ने उनसे जमकर लड़ाई की। जैसे दस्तावेज बताते हैं कि 1605 में ही उन्होंने अम्बोयना नाम की जगह, जो इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में पड़ती है, पुर्तगालियों से छीन ली। अच्छा। फिर आगे चलकर 1658 में उन्होंने श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया, जो पुर्तगालियों के हाथ में था। ऐसा लग रहा है कि उनकी नजर भारत से ज्यादा इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर थी। स्रोतों में इसका जिक्र है क्या? हाँ, ये बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आती है। डचों का मुख्य निशाना इंडोनेशियाई द्वीप समूह था, जहां लौंग, जायफल, दालचीनी जैसे बेशकीमती मसाले मिलते थे। मसाले। 1619 तक तो उन्होंने इन मसाला द्वीपों पर अपना दबदबा लगभग पूरी तरह कायम कर लिया था। ये उनका सबसे मुनाफे वाला कारोबार था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत उनके लिए अहम नहीं था। तो भारत में उनकी क्या रणनीति थी? मसूलीपट्टनम के बाद उन्होंने और कहां पैर पसारे? देखिए, भारत उनके एशियाई व्यापार नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। यहां से उन्हें वो सामान मिलता था जो या तो यूरोप भेजा जाता था या फिर एशिया के दूसरे हिस्सों में, खासकर मसालों के बदले में देने के काम आता था। अच्छा। 1610 में उन्होंने दक्षिण में चंद्रगिरी के राजा से इजाजत लेकर पुलिकट में एक और फैक्ट्री खोली। ये तमिलनाडु के तट पर है और जल्द ही ये भारत में डच गतिविधियों का मुख्यालय, उनका हेडक्वार्टर बन गया। पुलिकट का मुख्यालय बनना ये तो बड़ी बात है। वहां उन्होंने कुछ खास किया? हाँ, पुलिकट उनके लिए बहुत अहम था। यहाँ उन्होंने एक मजबूत किला भी बनवाया,
जिसका नाम था फोर्ट गैलरिया, और यहीं उन्होंने अपनी टकसाल भी खोली, जहां वो सोने के सिक्के ढालते थे। सोने के सिक्के? हाँ, इन सिक्कों को स्थानीय लोग पगोडा कहते थे, और ये उस इलाके में खूब चलते थे। ये दिखाता है कि वो सिर्फ सामान खरीद बेच नहीं रहे थे, बल्कि इलाके की अर्थव्यवस्था में भी दखल बना रहे थे। सोने के सिक्के चलाना तो वाकई बड़ी बात है, लेकिन क्या उनके सारे ठिकानों पर ऐसे ही किले थे? ने और यही एक और दिलचस्प बात है जो स्रोत बताते हैं। पुलिकट का फोर्ट गैलरिया काफी मजबूत था, लेकिन उनकी ज्यादातर दूसरी भारतीय बस्तियों में इस तरह की भारी किलेबंदी नहीं मिलती। अच्छा, क्यों? इससे अंदाजा लगता है कि शायद भारत में उनकी शुरुआती रणनीति मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र बनाने की थी, न कि अंग्रेजों की तरह बड़े पैमाने पर सैनिक अड्डे बनाने की। हो सकता है उनका ध्यान इंडोनेशिया पर होने की वजह से उन्होंने भारत में सैन्य निवेश कम रखा हो। ये तो एक अहम नुक्ता है। अच्छा, पुलिकट के अलावा और कौन सी जगह उनके लिए खास थी भारत में? दस्तावेजों में कुछ और नाम आते हैं? हाँ बिल्कुल, उनका नेटवर्क धीरे धीरे पूरे भारतीय तट पर फैला। जैसे पश्चिम में गुजरात के सूरत में 1616 में फैक्ट्री खोली। सूरत तो बहुत अहम था। हाँ, मुगल साम्राज्य का बड़ा व्यापारिक केंद्र था और अंग्रेजों की भी नजर यहीं थी। फिर पूर्वी तट पर ही पिमिलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1641 में, तमिलनाडु में ही नीचे करिकल में 1645 में, बंगाल में चिंसुरा हुगली नदी के किनारे 1653 में। ये बंगाल के व्यापार के लिए बहुत जरूरी बन गया। बंगाल भी? फिर ओडिशा में बालासोर और तमिलनाडु में नेगापट्टनम। ये 1658 में। नेगापट्टनम उन्होंने पुर्तगालियों से छीना था। अच्छा। और दक्षिण पश्चिम में केरल तट पर कोचीन, जिसे 1663 में उन्होंने पुर्तगालियों से एक लंबी लड़ाई के बाद जीता था। बाप रे, ये तो काफी फैला हुआ जाल था, सूरत से लेकर बंगाल और नीचे केरल तक। तो इन सब जगहों से वो क्या व्यापार करते थे? सिर्फ मसाले या कुछ और भी? शुरुआत में तो उन्होंने मालाबार तट यानी केरल पर काली मिर्च के व्यापार पर भी एकाधिकार जमाने की कोशिश की, पुर्तगालियों को हटाकर। लेकिन भारत से उनका मुख्य व्यापार था सूती कपड़ा। कपड़ा? जी, भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके अलावा वे यहां से रेशम, शोरा, जो बारूद बनाने के काम आता था, अफीम और नील जैसी चीजें भी खरीदकर यूरोप और एशिया के दूसरे बाजारों में बेचते थे। भारत उनके लिए कपड़े और दूसरी जरूरी चीजों का एक बड़ा स्रोत था। तो एक तरफ इंडोनेशिया में मसालों पे कब्जा, दूसरी तरफ भारत में कपड़े और दूसरी चीजों का बड़ा नेटवर्क। सुनने में तो लगता है कि डचों ने एशिया में अपना सिक्का जमा लिया था। हाँ, 17वीं सदी में तो वे यकीनन एशिया में सबसे बड़ी यूरोपियन ताकत थे। उनका जहाजी बेड़ा बहुत बड़ा था। उनकी कंपनी वीओसी दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी कही जा सकती है, और मुनाफा भी वो खूब कमा रहे थे। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, कोई हमेशा टॉप पर नहीं रहता। भारत में एक और ताकत उभर रही थी, अंग्रेज। तो क्या इन्हीं अंग्रेजों से उनका टकराव हुआ? बिल्कुल, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगभग उसी वक्त बनी थी, और वो भी भारत और पूरब के साथ व्यापार करना चाहती थी। शुरुआत में तो डच ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला तेज होता गया। ये सिर्फ बाजार पे कब्जे की लड़ाई नहीं थी, ये राजनैतिक और सैनिक होड़ में बदल गई। दोनों एक दूसरे के जहाजों पर हमला करते, स्थानीय राजाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते। और इस होड़ का नतीजा क्या निकला? क्या कोई खास घटना हुई जिसने पासा पलट दिया? हाँ, दस्तावेज एक निर्णायक लड़ाई का जिक्र करते हैं जिसने भारत में डचों के भविष्य पर, आप कह सकते हैं, मोहर लगा दी। ये थी 1759 में लड़ी गई बेदरा की लड़ाई, बैटल ऑफ बेदरा। इसे कभी कभी चिंसुरा की लड़ाई भी कहते हैं। ये बंगाल में हुई थी। बेदरा की लड़ाई? इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? ये क्यों इतनी अहम साबित हुई? उस वक्त बंगाल में हालात बड़े नाजुक थे। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, उसके बाद अंग्रेज बंगाल के नवाब पर हावी हो रहे थे। बंगाल के नवाब मीर जाफर अंग्रेजों से खुश नहीं थे, और उन्होंने अंदर ही अंदर डचों से मदद मांगी। अच्छा, नवाब ने? हाँ, डचों को लगा कि ये अच्छा मौका है अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ने का और अपना असर बढ़ाने का। उन्होंने इंडोनेशिया से सैनिक मदद भेजी, लेकिन अंग्रेजों को, खासकर रॉबर्ट क्लाइव को, इसकी भनक लग गई। ओहो। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 1759 में बेदरा के पास अंग्रेजों और डचों की सेनाओं और नौसेनाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। दस्तावेज साफ कहते हैं कि इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना और नौसेना ने डचों को बुरी तरह हराया। ये हार डचों के लिए बहुत बड़ी साबित हुई। कितनी बड़ी? मतलब इस हार का असर क्या हुआ फिर? असर बहुत गहरा था। बेदरा की हार ने ये तय कर दिया कि भारत में अब अंग्रेजी ही सबसे बड़ी यूरोपीय ताकत होंगे। डचों की सैनिक शक्ति भारत में लगभग खत्म हो गई। उनका राजनीतिक असर भी जाता रहा।
वे बंगाल के व्यापार से तो बाहर हो ही गए और धीरे धीरे भारत में उनका काम बस कुछ बस्तियों तक सिमट कर रह गया। वो एक बड़ी ताकत से महज एक छोटे खिलाड़ी बनकर रह गए। ये तो बड़ी तेजी से हुआ। 17वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत 18वीं सदी के मध्य तक हाशिए पर चली गई।